जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं आरओ की परीक्षा 20 सितंबर को होगी, तो उसके लिए हिंदी की एक सीरीज, उसके साथ साथ जीएस की भी एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। जीएस में हम अभी सबसे पहले इतिहास, हालांकि आप जानते हैं कि कुछ अन्य जो क्लासेस चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोगों के द्वारा, उसको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके माइंड में एक, जिसको कहते हैं कि एक डर सा बना रहता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हम लोग पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक, उसको विथ एक्सप्लेन शुरू कर रहे हैं एक सीरीज में, तो इसको आप देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ध्यान देना, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों ऑप्शन सही है। इसके एक्सप्लेन में हम देख लेते हैं। कहा गया है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो ध्यान देना, जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फादर थे, यानी पहले अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाणकाल, कांस्ययुगीन और लौहयुगीन त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो आप जानते हैं पहले पत्थर का युग था, जब पत्थर का औजार चलता था, उसके बाद कांसा आ गया, लेकिन सबसे पहले तांबा एक नमनीय धातु है। हालांकि सबसे नमनीय धातु सोना है, लेकिन आप जानते हैं कि तांबा आया, तो तांबा नमनीय था इसलिए उसमें टिन मिला दिया गया और कांसा का आविष्कार हुआ। तो इस प्रकार एक मिश्र धातु है कांसा, तांबा और टिन का। उसके बाद लोहे के युग में त्रियुगी विभाजन किसने किया? तो थॉमसन महोदय ने इसका विभाजन किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन आपको याद रखना है, थॉमसन ने किया था। लेकिन किस आधार पर? पाषाण काल के आधार पर, कांस्य युग और लौह युग, 3 युग में बांटा गया है। ठीक, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। कई बार तो ये भी पूछ लिया गया है कि इसमें कभी कभी ये भी दे सकता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो ध्यान देना, प्रमाणों के अनुसार मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर, 2 स्थान आपको याद रखना है, बागोर और आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप जानते हैं कि मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, तो आप जानते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महादहा, याद रखना, महादहा ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान देना कि प्रतापगढ़ से महदहा, दमदमा और सराय नाहर 3 मध्य पाषाणकालीन स्थल खोजे गए हैं। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं।
GR शर्मा मादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए। याद रखना महदहा, फिर से एक बात याद रखना, महदहा है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महदहा से हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप जानते हैं महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा। हड्डी एवं सींग के उपकरण आप जानते हैं महदहा से, और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर महदहा दमदमा उत्खनन हुआ है। यहाँ पे दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान, यानी 5 समाधान ऐसे थे जहाँ पर 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। एक समाधान में 3 मानव कंकाल तथा शेष समाधानों में 1-1 कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी 5 में 2-2 कंकाल और 1 में 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, दमदमा में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। महदहा में हड्डी और सींग के आभूषण और उपकरण के मिले हुए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, यानी कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना, नवपाषाण काल में सबसे पहले खेती की प्रारंभ हुई। यानी नवपाषाण काल में ही आप जानते हैं कि पहिए का भी आविष्कार हुआ, कृषि का भी आविष्कार हुआ, और कृषि कर्म से परिचित हुए पहली बार इसी समय। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर विश्व पूछा जाएगा तो मानव के पहले साक्ष्य अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, ध्यान देना, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। जौ, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। यानी जौ सबसे पहले भूमध्य सागर के मध्य, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं द्वारा, यानी गेहूं मानव द्वारा उगाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ध्यान देना, लहुरा देव। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहुरा देव, ये संत कबीर नगर जिले में है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित लहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान का था। ध्यान देना, इससे पहले ये जब
लहुरा देव में चावल की खोज नहीं हुई थी, तब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, वहाँ पर गेहूं की खोज पाई हुई थी। गेहूं वहाँ पर खोजा गया था 7000 ईसा पूर्व में, लेकिन अब 9000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। तो सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य अब बन गया है लहुरा देव, नहीं तो मेहरगढ़ था। जब मेहरगढ़ सबसे पुराना साक्ष्य था तो सबसे पहले गेहूं वहाँ पर खोजा गया था। हालांकि इलाहाबाद में, यानी क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, इलाहाबाद के कोल्डिहवा में बेलन नदी के तट पर चावल के साक्ष्य मिले हुए थे। यानी लहुरा देव की खोज से पहले अगर प्रश्न बनता था तो कोल्डिहवा था, लेकिन बाद में क्योंकि और पुराना चावल के साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हो गया, तब ऐसी स्थिति में अब सबसे पुराना लहुरा देव हो गया है। तो कोल्डिहवा इलाहाबाद में है, जहाँ चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखना। अगर लहुरा देव ना रहे, ध्यान देना, और मेहरगढ़ रहे तो मेहरगढ़ आपको लगाना है। चावल के साक्ष्य में अगर लहुरा देव कोल्डिहवा दोनों है और सबसे प्राचीन पूछा जाए तो लहुरा देव लगाना है। अगर लहुरा देव न रहे तब कोल्डिहवा लगाना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, ध्यान देना, मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ। लेकिन यानी अभी हाल ही में अब कौन सा हो गया, अगर लहुरा देव न रहे तब मेहरगढ़ आपको लगाना है, अगर लहुरा देव है तो मेहरगढ़ नहीं होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप जानते हैं कि पाकिस्तान में है, लेकिन अब लहुरा देव हो गया है, लेकिन लहुरा देव इसमें होता इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेहरगढ़, लेकिन लहुरा देव हो गया, इसको ध्यान देना, प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो आप देख रहे हैं कि मेहरगढ़, इसमें भी सही होगा, लेकिन अगर लहुरा देव दिया गया है तो आपको ध्यान देना लहुरा देव लगाना है। अब प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़, ध्यान देना, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ आप जानते हैं बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में पाया जाता है। यहाँ पर लगभग 7000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं। यहीं पर सबसे पहले अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर राजस्थान याद रखना है, और होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास स्थित है, और जो बागोर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक याद रखना, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़, ध्यान देना, मेहरगढ़, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ आप जानते हैं ये पाकिस्तान प्रांत में, यानी पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ के से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा
सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 20, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से लेकर 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में, ध्यान देना। नवदा टोली सांकालिया, नवदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। स्मारकों की पहचान, तो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन ने दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किट, कैर्न सर्किट, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराई, मेहर। तो बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की एक समाधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला इस संगन कल्लू से स्थित है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित, ध्यान देना, संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस प्रकार का पूरा स्थल है? नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं बनाई हैं, उसमें बहुत सारी चित्रकला बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र बने हैं। अब तक लगभग 7000 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ? तो लेखाहिया मध्य पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से उपयुक्त 500 से, सॉरी ध्यान देना, भीमबेटका होगा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका सही है, याद रखना, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन यानी पाषाणकालीन पूरा स्थल है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, तो सर्वाधिक चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिले में। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णीय गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। इसके साक्ष्य
विशेषता हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार रखकर दफनाते थे? तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण घर के फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर, इसमें ध्यान समझ लीजिए, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसको जोरवे संस्कृति कहा जाता है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जोरवे संस्कृति किस स्थान से संबंधित है? महाराष्ट्र के नेवासा, दाइमाबाद, कौठे, चंदोली, इमाम गांव आदि पुरा स्थलों से में घरों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। मिट्टी की हड्डियां है, ध्यान देना, कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी, यानी कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम, याद रखना, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो याद रखना, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाएंगे? साक्ष्य मिल, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, ठीक। गर्तावास और मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ध्यान देना, लेखिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है और अधिकांशतः छद विक्षत है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। 34, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसके संलग्न कार्य करता है, यानी किसके अधीन? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन